तो 10 साल जा सकते, यानी 2012 तक पहले रेप में भारत में मृत्युदंड कौन दिया जा करता। 2012 जो निर्भया गैंग रेप के बाद में कानून बन गया, कानून बनने के बाद मृत्युदंड दे दिया। जिस टाइम पर जो अपराध होगा उसे टाइम का कानून का अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। ठीक है, वह अपराध मान लिया आज कर दिया बंधन है और 10 दिन बाद कानून बन गया तो नए कानून के अनुसार उसको सजा कौन मिला। हाँ, नए कानून के अनुसार बंधन है, छूट मिल सका है। मान लिया सरकार को कानून मान लिया कर दे पहले किसी अपराध की 10 साल सजा है और कानून पास करके उसकी 7 साल कर सके तो फिर वो 7 साल मानी जाओगी, लेकिन बंधन कानून का टाइम पे सजा मिलेगी। ठीक है, 20 का भाग 2, 20 का भाग 2 में क्या है, दोहरे दंड से मुक्ति। दोहरे दंड से मुक्ति कहने का मतलब क्या है कि जो बंदा है जिसने अपराध कर दिया तो उसको अपराध खातर एक के बार दंड मिलेगा। अरुणा शानबाग का मामला आपने सुना होगा। अरुणा शानबाग का गला रेप कर दिया, सोनलाल नाम का बंदा ने स्वीपर होगा उस अस्पताल में उड़वा नर्स थी, गला दबा के बंदा ने हत्या कर दी और हत्या कर दी तो उसके ऊपर मुकदमा चलिया सोनलाल पर, मात्र 7 साल की सजा काट के यूपी में आके अपना उल्टी खेतीबाड़ी करने लग गया और अरुणा शानबाग 42 साल तक बेड पर तड़पे गई, नाक के जरिए खाना दिया करते उसको। बार में सुप्रीम कोर्ट में मांग गई कि इसको दोबारा से दंडित करा जाए, तब सोनलाल के वकील ने संविधान के अनुच्छेद 20 के भाग 2 का हवाला देते हुए कहा था कि जिस टाइम पर जो अपराधी जो है अपराधी को केवल एक बार सजा मिलेगी और सोनलाल बड़े आराम से 7 साल की सजा काट के पश्चाताप करया ना करया भगवान जाना, वो अपने यूपी में ठीक बैठा। 42 साल बाद मरी अरुणा शानबाग, बेड पर पड़ी कोमा में चले गई थी वह। यानी दोहरा दंड कौन मिलेगा, एक बंदा ने एक के बार मिलेगा। ठीक है, 20 का जो 3 जो है उसमें क्या है, 20 का 3 में क्या, स्वयं को गवाही से मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, खुद ना नहीं खुदे का को अपराध कर रखा, किसी बंदे ने कत्ल कर दिया नहीं, पुलिस उसको फोर्स कौन कर सकती कि तो तेरे खिलाफ जाकर अदालत में गवाही दे, हाँ मैंने कत्ल करे है। वो पुलिस का काम है साक्ष्य करना, जांच करना। कोर्ट का काम है जांच सही है गलत है। समझ गए मेरी बात। खुद को स्वयं के विरुद्ध किसी भी बंदे को खुद को गवाही के लिए पुलिस के कौन कर सकती, मजबूर कौन कर सकती। ठीक है, यानी अपराधों के संदर्भ में दो सिद्धि से संरक्षण, कानून के टाइम में सजा मिलेगी, दोहरा दंड नहीं मिल सकता और खुद को खुद की गवाही के लिए क्या नहीं किया जा सकता, कभी भी मजबूर कौन किया जा सकता। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में अगला अनुच्छेद आ गया 21। अनुच्छेद 21 में क्या का जिक्र है, अनुच्छेद 21 में जिक्र है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21, और इसे मैं अगर सीधी सिंपल भाषा में बात करा तो जीवन जीने का हक। जीवन जीने का हक जो है मतलब कि देश का प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का हक है। ठीक है, यानी प्राण और देह की सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य की जिम्मेवारी क्या है, वो प्रत्येक नागरिक के प्राणों की रक्षा करेगी, जीवन जीने खातर उसको स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाओगी, उसकी चिकित्सा का ध्यान रखेगी, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। ये सारी चीज क्या आएगी, स्वास्थ्य और चिकित्सा की मतलब सरकार का कर्तव्य, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसे में भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिन निर्णय दे दिया, निजता का अधिकार जो है वो भी व्यक्ति का क्या है, मौलिक अधिकार है। मतलब दो वयस्क आदमी या दो आदमियों के बीच में या दो कपल के बीच में क्या बात होने लग रही है, पहले तो व्हाट्सएप की जो चैट होया करती वो सरकार देख सकती थी, अब निजता का अधिकार मौलिक अधिकार होना पास दो बंदे छोरा छोरी के बतलावा है उसका सरकार ने कोई मतलब को नहीं था। तो ठीक है निजता का अधिकार, लेकिन इसका फायदा आतंकवादी गतिविधियों में बहुत सारे उठा, क्योंकि सरकार अब उस चैट को पढ़ कौन सकती, उन चीजों को कानूनन तौर पर नहीं पढ़ सकती, तो सरकार चाहो तो क्या कौन कर सके। यानी निजता का अधिकार भी आज कौन सा अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद में संविधान का अनुच्छेद 21A या 21 का है, भारत का संविधान में एक संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, यानी 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे जो हैं शिक्षा प्राप्त करना उनका कौन सा अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। समझ गए मेरी बात। निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और 6 से 14 साल के बालक जो हैं उनका शिक्षा प्राप्त करना कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 में क्या था, अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में अपराधों के संदर्भ में 2 सिद्धि का था, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र कौन सा में है, संविधान के अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 22 आ जाओ, यानी आखिरी इसका कौन सा है, अनुच्छेद है 22, गिरफ्तारी के संदर्भ में, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण।
देखो, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण का मतलब क्या है, इसका कहने का है भाई, इसमें भी 3 पॉइंट आ जाओ, मोटे मोटे 3 आपने बता दूं। देखो, सबसे पहले तो पुलिस गिरफ्तार करेगी ना, गिरफ्तार करने खातर उसने अपराध बताना पड़ेगा भाई, इतना क्यों गिरफ्तार करने लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, गिरफ्तारी होंगे 24 घंटे के भीतर भीतर बंदे को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, उसमें ट्रेवलिंग टाइम काट दिया जाओ है, यात्रा का टाइम काट दिया जाओ है। मान लिया एक अपराधी चेन्नई तक पकड़ लिया, श्रीनगर मान लिया कोर्ट में पेश करना है, तो उसमें जो ट्रेवलिंग टाइम होगा वो काट दिया जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर भीतर अपराधी को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, अपने मनपसंद का वकील वो बंदा कर सके, यानी इस देश में हमने अजमल कसाब को भी वकील दिया है, यानी संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग 3 जो है वो, कोई भी अपराधी हो, प्रत्येक अपराधी को क्या मिलेगा, वकील मिलेगा, अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार मिला है। समझ में आ गई? गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण का मतलब क्या है, 22 का भाग 1 क्या है, गिरफ्तार करने से पहले अपराध बताना पड़ेगा। नंबर 2, 24 घंटे में उसको न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा। और नंबर 3 क्या है, अपनी पसंद का वो बंदा क्या कर सका है, वकील कर सके, ठीक है। यह था भाग संविधान का दूसरा मौलिक अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 में जिक्र है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। पिछली वीडियो देख लियो और दांव समझ में आ जाओगे, पिछली देखोगे नहीं, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाओगे, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, बलात्सरम पर प्रतिबंध। देखो, संविधान का अनुच्छेद शोषण आ गया, इसमें क्या होगा, अनुच्छेद 23, 24 जो ना, इसका मतलब क्या है भाई, वो शोषण के बारे में बताओगा, ठीक है। मतलब क्या है कि किसी आदमी के साथ में दुर्व्यवहार को नहीं हो, बलात्सरम को नहीं कर सकता। बलात्सरम मतलब जबरदस्ती श्रम, भट्ठा में कौन देखा कई बार के वो बंधुआ मजदूरी छुटा गया, या दास प्रथा जो होगी, यानी किसी आदमी पर इस देश में जबरन कोई काम कौन करो आ जा सकता, अपनी मर्जी से कोई बंदा कि मैं काम करो। हाँ, किसी भी व्यक्ति को आप फोर्स करके कोई काम नहीं करवा सकते, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 24 जो है वो क्या करता है, मानव दुर्व्यवहार या बलात्सरम के ऊपर के लगाव है, प्रतिबंध लगाने का काम कर रहा है। समझ गए? दास प्रथा भी इसी के तरह बैन है, यानी बलात्सरम भी इसी के तरह बैन है, बंधुआ मजदूरी भी इसी अनुच्छेद 23 के कारण के है, प्रतिबंधित है, बैन है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 की सीधी एक बात याद रखनी है, कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर प्रतिबंध या बैन, ठीक है। यानी अनुच्छेद 24 के कहो, कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर प्रतिबंध है। बस 14 साल तक कम उम्र के बालक जो है, 6 से 14 साल के बालक स्कूल में जाओगे, क्योंकि शिक्षा तो उनका क्या है, मौलिक अधिकार है। उसके बाद क्या है, यानी 6 से 14 साल के बच्चे कारखाना में काम कौन कर सकते। भारत में याद रखो, एक 1881 में भारत में पहला कारखाना या फिर फैक्ट्री अधिनियम बना था 1881 में, और जिस टाइम पर भारत का वायसराय हुआ करता रिपन, यानी रिपन के टाइम पर भारत में पहली बार कारखाना अधिनियम बना था। और देश में सबसे पहले 1883 में बाल श्रम जो था वो बैन किया था, यानी प्रतिबंधित कब किया गया था, 1883 में बाल श्रम प्रतिबंधित किया गया था। आज का परिदृश्य में तो बात ठीक है, लेकिन अंग्रेजा ने बाल श्रम के अंदर प्रतिबंधित किया था, वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं होने देना चाहते थे। यानी एक बंदा अगर मान लिया मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्टील बनाने के कारखाने आ करते, उनका स्टील के कारखाने में गजब का स्टील बनाया करता, तो अंग्रेज कौन चाह करते कि स्टील बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों में ट्रांसफर होती रहे। अब आप मान लिया अपने माँ बाप मान लिया खेती करे, तो आप खेती का धंधा तुम सीख जाओ ना, देख देख क्या है, ट्रेनिंग थोड़ी लेने जाओ को बंदा खेती की बालक, क्योंकि आज 70% काम तो देख देख के आज है। और इसलिए वो चाहते थे कि भारतीय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रुके, इसलिए जानबूझ करके काम किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अच्छा काम तो करेंगे अगर उन्हें लूटना है तो, समझ गए मेरी बात है। अब क्या याद रखना, कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर बैन है। कारखाना अधिनियम भारत में पहली बार 1881 में आया था, और 1883 में बाल श्रम के ऊपर प्रतिबंध किसने लगाया था, रिपन नाम के अंग्रेज अधिकारी जो वायसराय था, 1880 से 84 तक उसका क्या था, कार्यकाल था, ठीक है। यह था तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसने कंप्लीट कर दिए होंगे, थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी। धार्मिक स्वतंत्रता का
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। देखो मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट पूछ रहे ना किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार किया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार, इस दुनिया में लगभग 60 से ऊपर ईसाइयों के देश है, गणे पाओगे, इतने करीब मुस्लिम देश है, इस्लामिक राष्ट्र है। नेपाल छोड़ दो, एक आधा और होगा, हिंदू राष्ट्र है एक नहीं, और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। समझ गए मेरी बात? सब धर्म के लोगों को यहां पर क्या है, आजादी है इस देश में। ठीक है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में क्या है, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, मानने की आजादी लिख दूं, ठीक है, स्वतंत्रता ताम लिख लियो। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता मतलब कि है अपने देश में बंदा कोई भी धर्म मान सका है, किसी भी प्रकार का धर्म आप अपना सको हो, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। इसी के तहत देखो संविधान का अनुच्छेद 25 जो, इसी के तहत जो सिख जो है, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है। या नू पूछ लेनी बस, सिख जो है अपने साथ में कृपाण संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत रखा है, तो अनुच्छेद 25 के तहत। देश की पार्लियामेंट में, संसद में भी वो लोग कृपाण लेकर जा सके हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वो कृपाण वो म्यान में रहनी चाहिए। वो म्यान तो बाहर लेकर गया तो फिर वो हथियार बन जाएगा। बात समझ गए मेरी बात? भीतर रहना चाहिए जो उनकी वो है। क्योंकि जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करके सिख धर्म बनाया गया था, तो 5 चीज थी, केस, कंगा, कड़ा, कच्छा और जो कृपाण जो है। और किस लिए सिख को धार्मिक चीज होगी, और सिख जो है अपने साथ में कृपाण रख का संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत है। दूसरा अनुच्छेद 25 के तहत ही जैन धर्म जो है, जैन धर्म के लोग संलेखना या संथारा जो प्रथा जो है, संलेखना या संथारा प्रथा के द्वारा अपने प्राण त्याग दे हैं जैन धर्म के लोग। और पाछे राजस्थान हाईकोर्ट में मामला गया था कि भाई प्राण त्यागना तो आत्महत्या करना है, सुसाइड करना है, और सुसाइड भारत में प्रतिबंध है। तो इस कारण के है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैन साधुओं ने हवाला दे दिया कि ना जी भाई अनुच्छेद 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता हर धर्म का हिस्सा है। समझ में आ गया? जैन साधु जो संलेखना संथारा के द्वारा अपने प्राण त्याग हैं, या फिर सिख कृपाण रखा संविधान का कौन से अनुच्छेद में बात लिख रखी है, यह बात संविधान का अनुच्छेद 25 में। ठीक है। 25 में तो किसी भी धर्म को मान लो। ठीक है। उसके बाद अगला अनुच्छेद में धर्म मानेंगे तो उसका प्रबंध भी करना पड़ेगा। तो धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की मुक्ति, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की मुक्ति अनुच्छेद 26 में। यानी देखो जो बंदा जिस धर्म ना मानेगा ना, वो तो उसका वो कर सका है, मतलब प्रबंधन कर सका है। जो अपना को नहीं होता हिंदू धर्म में सत्संग कराओ है, कीर्तन कीर्तन कराओ है, तो उसकी छूट हो। जैसे मुसलमान जो है मुहर्रम निकाला है, जुलूस को निकाला कर दे मुहर्रम का, यानी वो क्या है, वो धार्मिक आजादी है। धार्मिक आजादी के तहत देश में बंदा कोई भी काम कर सका है। ठीक है, प्रबंध कर सका। इसके बाद है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या बात लिख रखी है, भारत में कोई भी धार्मिक आय जो है वो क्या होगी, कर से मुक्त होगी। मतलब क्या है, धार्मिक आय जो है वह कर से मुक्त होगी। मंदिर जो है, मंदिरा के अंदर जो भी चढ़ावा हुआ है, मान लिया, या मस्जिद के अंदर चढ़ावा हुआ है, कड़े भी जो पैसे जो है धार्मिक जगह के ऊपर, वो क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसके तहत क्या है, ये चीज सारी की सारी अब 61 लागू है। तो धार्मिक आय कर मुक्त था अपने देश में। समझ गए? यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। ठीक है। उसके बाद में संविधान का अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध कहने का मतलब क्या है, देश की किसी भी शिक्षण संस्थान में, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा चलाए गए किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। मेवात बरगा जो है ना अपना हरियाणा में नू, जब सुबह सुबह है ना गायत्री मंत्र बोला जा स्कूल में, बालक खड़े हो गए नाइट जनो को जी गायत्री मंत्र कौन बोला, संविधान का अनुच्छेद 28 नु को है धार्मिक शिक्षा कौन दे सकते। और अपने मूर्ख ईसाई वाले स्कूल में जाके अगर राम बाबू ने तो पिताजी कंधे कौन, फादर कंधे कौन, लेकिन वो प्रिंसिपल होगा नहीं जो उनसे कॉन्वेंट स्कूल है, उसको जाके सवेरे प्रणाम करके फादर कहना पड़ा उनको। कितनी गजब की अजीब विडंबना है। 25 में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की मुक्ति। 27 में धार्मिक आय जो है टैक्स से मुक्ति। 28 में क्या है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध। ठीक है। 5वां जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। बस थोड़े सा रह गया। 5वां मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। देखो
अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक 2 अनुच्छेद हैं जिसमें शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का जिक्र किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण किया जाएगा। मतलब कि इस देश में जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, जिनकी आबादी कम है भारत में, सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक तो हिंदू है, हिंदू को छोड़कर बाकी सारे भारत में क्या है, अल्पसंख्यक है। ठीक है, माइनॉरिटी जो है उनका क्या रखा जाएगा, उनके हितों का संरक्षण रखा जाएगा, अल्पसंख्यक को हित जो है वो प्रभावित ना हुआ, इसलिए इसका वर्णन जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद में कराया गया है, अनुच्छेद 29 के अंदर कराया गया। ठीक है, अनुच्छेद 30 के अंदर क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के लोग जो है वो अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और शिक्षण संस्थाएं खोल के उनका क्या कर सकते हैं, उनका प्रशासन भी चला सकते हैं। ठीक है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों का हित रखा गया। इसके तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो हैं वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का काम कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। और 30 में क्या है, उन शिक्षण संस्थाओं का प्रशासन भी कौन कर सका है, अल्पसंख्यक वर्गों के लोग उनका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, 5 मौलिक अधिकार हो गए। छठा और मोस्ट इंपोर्टेंट मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आखिरी वो आ गया। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 छठा मौलिक अधिकार है। इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय बताया है। नो पूछ लेगा कौन सा अनुच्छेद के बताया, तो अनुच्छेद 32 को बताया है। और नो पूछ लेगा किस अनुच्छेद को बताया, तो छठा मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय, संविधान की कुंजी कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है और अंबेडकर ने किसको कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 को क्या संविधान की कुंजी बताया। देखो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर रहा है। ठीक है, एक तरह का आदेश हुआ रिट जो, ठीक है, और अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर रहा है। ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत के है हाई कोर्ट रिट जारी करा है। 32 में तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करा है, अनुच्छेद 226 में कौन रिट जारी करा है, हाई कोर्ट रिट जारी करा है। ठीक है, इसके बाद में जो है देखो हाई कोर्ट अपने देश में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, पहले 24 थी, 25 में अमरावती आंध्र प्रदेश बनी है जनवरी 2019 में। अब पुरानी किताब में एक जना लूसेंट की ठहरे, 2 साल पुरानी किताब है, मेरे गलत कमेंटा में गुण लग रहा है, बोला जी ना गलत कराओ 24 है। अरे भगत अधूरा ज्ञान खतरनाक हो, गलती तो हो जाए पढ़ा, लेकिन इतनी भी कोने हो। तो 25 हाई कोर्ट है, या देख लियो। ठीक है, यानी हाई कोर्ट 226 के तहत रेट जारी करा है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रेट जारी करा है। तो कुल 5 प्रकार के रेट जारी हो। देखो कितने प्रकार के रेट हो, 5 प्रकार के। उन 5 रीटों का जिक्र करके लेक्चर की समाप्ति करेंगे। देखो सबसे पहले रेट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण या होबियस कार्पर। होबियस कार्पर थोड़ा बहुत शब्द एक आधा और डाल लिखा जाए इसका भाई, और लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ओबियस कार्पर या बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या, ओबियस कार्पर या बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है भाई, जो बंदा गिरफ्तार कर लिया तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय का सम्मुख प्रस्तुत करो। जब न्यायालय का टाइम में सम्मुख प्रस्तुत ना कराए तो क्या हो जाएगा, तो कोर्ट आदेश दे कब उस बंदे को वो करो, प्रस्तुत करो, या उसको गिरफ्तार कराया गया तो गिरफ्तारी का कारण बताओ। गलत गिरफ्तारी कर रखी है बंदी की तो सरकार कोर्ट के कर सका, उसको आजाद कर सका, रिहा कर सका उसको। ठीक है, कई बार को नहीं होता पुलिस गिरफ्तार कर ले किसी बंदे ने, फिर सुप्रीम कोर्ट में विजय है, सुप्रीम कोर्ट के को है बंदी प्रत्यक्षीकरण संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उसको आजाद कर दे, वरना बेच की तो अवैध गिरफ्तारी थी। समझ गए मेरी बात। उसके बाद अगली रिट है परमादेश। परमादेश यानी परम आदेश। ठीक है, परमादेश जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करा है। किसको करा है, देखो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो एक होगी, इसके अलावा हाई कोर्ट होगी या लोअर कोर्ट होगी, या कोई भी सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, या कोई संस्थान है, कोई भी हो। मतलब परमादेश कब जारी किया जाएगा, जब संविधान का उल्लंघन हो जाएगा ना, संविधान का उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन के ऊपर परमादेश जारी करेगा वो अधीनस्थ न्यायालय, हाईकोर्ट, लोअर कोर्ट को भी उसका, वो किसी भी अधिकारी को भी उसका है, वो किसी संस्थान को भी उसका है। ठीक है, यानी जो संविधान का उल्लंघन करेगा उनके ऊपर क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, वह कोई भी बंदा कोई अधिकारी है
तो इसने जो काम कर लिया तो कोर्ट उससे पूछ सके तने काम क्यों कर, या कोई बंदा अपने पद से जाकर कोई बड़ा काम करा है बस उसका अधिकार क्षेत्र में कौन होता, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अनाधिकार चेष्टा करा जो बंदा बस जो उसका अंडर में कौन आती जो चीज वो काम बंदा करने लग रहे, उसका तरह कर सका कोर्ट बंदे को अधिकार परीक्षा के तहत रिट जारी कर सका, पूछ सके भाई तने काम क्यों कर। ठीक है, उसके बाद चौथी है प्रतिषेध। प्रतिषेध प्रतिषेध खास तौर पर या जो अधीनस्थ न्यायालय जो है, अगर अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे है जो गलत है, यानी कोर्ट जो है किसी भी निर्णय के मामले में प्रतिषेध के तहत जो अपने अधीनस्थ न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को क्या कर सकता है, प्रतिषेध रिट जो है वो जारी कर सकता है, उसको पूछ सके भाई क्या कर रहा है। और अंतिम जो है उत्प्रेक्षण, पांचवी है उत्प्रेक्षण। और पांचवी रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जो है उनके निर्णय जो है उनके निर्णयों को पलट सकता है। हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस निर्णय को रद्द भी कर सका, उस निर्णय को पलट भी सका है। समझ में आ गई। बंदी प्रत्यक्षीकरण में 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट का या कोई भी कोर्ट है न्यायालय के समक्ष बंदे को क्या करना है, प्रस्तुत करना है। परमादेश का मतलब क्या है, कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई अधिकारी कोई संस्थान संविधान का उल्लंघन करे तो उन्हें जारी करेगी। अधिकार परीक्षा का हम जिक्र कर भी चुके हैं भाई, को पद तो ऊंचा कोई काम करा बंदा तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगी भाई, जो अधिकार क्षेत्र में जो बात नहीं आती अनाधिकारी चेष्टा करा उसके बारे में अधिकार परीक्षा जारी है उसके। प्रतिषेध के अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय को जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने डिसीजन दिया। ठीक है, उसके बाद पांचवें उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब क्या है, जो भी निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है या अधीनस्थ न्यायालयों ने दिया है उसको रद्द भी कर सका है और रद्द करके या उसमें चेंजिंग भी कर सका। ठीक है, अंतिम बिंदु है मौलिक अधिकारों का। देखो जिस टाइम पर अपने देश में आपातकाल लगा है, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सका है संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, तो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। देखो भाई जिस टाइम पर आपातकाल लाग जानी तो यह चीज याद रखनी है भाई, आपातकाल का टाइम पर सबसे पहले निलंबित होने वाला मौलिक अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 19। आपातकाल के टाइम पर सबसे पहले आदमी की वाक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी छीन ली जाओगी। और अनुच्छेद 20 और 21 के हैं वो है कभी भी निलंबित न होने वाले अनुच्छेद है। मतलब कि अनुच्छेद 20 में जो दोहरा दंड बताया था, कानून में एक टाइम सजा मिलेगी या फिर स्वयं को खुद के विरुद्ध गवाही खातर वो कौन किया जा सका। और अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने का हक है। ये दो अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होने वाले हैं। और आपातकाल के टाइम में सबसे पहले निलंबित होने वाला कौन सा है, अनुच्छेद 19। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1931 के जो कराची सम्मेलन था, कराची अधिवेशन जो था कांग्रेस का, कराची अधिवेशन के अंदर सरदार पटेल ने रखी थी। ठीक है, सरदार पटेल ने सबसे पहले 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन में क्या करा था, मौलिक अधिकारों की मांग को रखा था। संविधान के भाग 3 में इनका जिक्र था पड़ा था, इसलिए भाग 3 को क्या कहा जाओ है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाओ है। किसको, भाग 3 को। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। हर बंदा कम से कम यार हम इतनी मेहनत वीडियो बनाता रहा, कमेंट कर देने के लगा है, कम से कम जय श्री राम लिख दिया करो या अपने जिसने मानो उसका नाम लिख दिया करो। ठीक है, जय श्री राम, भारत माता की जय।